हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 15 है यहाँ पे पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं अध्याय 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन का अभ्यास प्रश्न है। और इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है वृद्धि, विभेदन, परिवर्धन, निर्विभेदन, सीमित वृद्धि, मेरिस्टेम तथा वृद्धि दर की परिभाषा दे। देखिए कितना सारा परिभाषा कहना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त प्रश्नों का परिभाषा निम्नलिखित है। बात करें वृद्धि यानी कि ग्रोथ की, तो ऊर्जा खर्च करके होने वाली उपापचयी क्रियाएं वृद्धि है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए वृद्धि एक उत्कृष्ट घटना है। यह एक अनपलट बढ़त युक्त तथा मापदंड में प्रकट होने वाली क्रिया है, जैसे आकार, क्षेत्रफल, लंबाई, ऊंचाई, आयतन, कोशिका संख्या आदि। ठीक है। बात करें यहाँ पे विभेदन यानी कि डिफरेंटेशन। ठीक है। तो शीर्ष विभज्योतक कैम्बियम आदि में बनने वाली कोशिकाएं सर्वप्रथम समान होती है, परंतु बाद में विभेदीकरण के कारण विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है, जैसे जाइलम व फ्लोएम के तत्व आदि। ठीक है। आगे का है यहाँ पे परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट। परिवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुर तथा जरावस्था के मध्य आते हैं। ठीक है। आगे का पॉइंट है निर्विभेदन यानी कि डिफरेंटेशन। जीवित विभेदित अस्थायी कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती, उनमें से कुछ कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता स्थापित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निर्विभेदन कहते हैं, जैसे कॉर्क एधा, अंतरापूलीय एधा। ठीक है। आगे का यहाँ पे परिभाषा देना है पुनर्विभेदन यानी कि रेडिफ्रेंटेशन। निर्विभेदित कोशिकाओं या ऊतकों से बनी कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता पुनः खो देती है और विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। इस प्रक्रिया को पुनर्विभेदन कहते हैं। आगे यहाँ पे सीमित वृद्धि यानी कि डिटर्मिनेट ग्रोथ। पौधों में वृद्धि सीमित भी होती है और असीमित भी। पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः इनमें असीमित वृद्धि की क्षमता होती है। इस वृद्धि का कारण विभज्योतक ऊतक के शीर्ष पर उपस्थित है। मूल शीर्ष, स्तंभ शीर्ष, पार्श्व विभज्योतक के कारण पौधे चौड़ाई में बढ़ते हैं। ठीक है। आगे का यहाँ पे आपको परिभाषा लिखना है मेरिस्टेम। ये विभज्योतक ऊतक है। इनकी कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती है। ये ऊतक के शीर्ष व पार्श्व में मिलता है, जैसे मूल शीर्ष, स्तंभ शीर्ष, कैम्बियम आदि। ठीक है। आगे का परिभाषा लिखना है वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट। समय की प्रति इकाई में बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। इसे गणित रूप में दर्शाया जा सकता है। एक जीव अथवा उसका अंग विभिन्न तरीके से अधिक कोशिका निर्माण कर सकता है। वृद्धि दर इसे ज्यामितीय अथवा अंकगणितीय रूप से दर्शाती है। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचालित यानी कि पैरामीटर से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि सभी जीवधारियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पौधों में वृद्धि कोशिका विभाजन, कोशिका विवर्धन या दीर्घीकरण तथा कोशिका विभेदन के फलस्वरूप होती है। पौधे की मेरिस्टेम कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सामान्यतः
कोशिका विभाजन जड़ तथा तने के शीर्ष यानी कि एपेक्स पर होता है। इसके फलस्वरूप जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि होती है। एधा यानी कि कैम्बियम तथा कॉर्क एधा यानी कि कॉर्क कैम्बियम के कारण तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। इसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। बात करें हम लोग आगे की, तो कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वर्धन का परिणाम है। जीव द्रव्य की बढ़ोतरी या वर्धन का मापन कठिन है। वृद्धि दर मापन के कुछ मापदंड हैं। ताजे भार में वृद्धि, शुष्क भार में वृद्धि, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिका संख्या में वृद्धि आदि। ठीक है। मक्का की जड़ का अग्रस्थ मेरिस्टेम प्रति घंटे लगभग 17,500 कोशिकाओं का निर्माण करता है। तरबूज की कोशिका के आकार में लगभग 3,50,000 गुना वृद्धि हो सकती है। पराग नलिका की लंबाई में वृद्धि होने से यह वर्तिकाग्र वर्तिका से होती हुई अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश करती है। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। संक्षिप्त वर्णन करें। है अंकगणितीय वृद्धि, तो इसमें वर्णन करना है। उत्तर हो जाएगा समसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाली दो संतति कोशिकाओं में से एक कोशिका निरंतर विभाजित होती रहती है और दूसरी कोशिका विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि को हम निश्चित दर पर वृद्धि करती जड़ में देख सकते हैं। आगे की बात करें तो यह एक सरलतम अभिव्यक्ति होती है। संलग्न चित्र में वृद्धि लंबाई समय के विरुद्ध आलेखित की गई है। इसके फलस्वरूप रूपरेखीय वक्र प्राप्त होता है। इस वृद्धि को हम गणितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पिक्चर बनाने का तो था नहीं। ये आप लोग NCERT बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है L1 = L0 + RT। L1 = समय t पर लंबाई, L0 बराबर समय 0 पर लंबाई, R बराबर वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय में, ठीक है। और वह है यहाँ पे ज्यामितीय वृद्धि। उत्तर हो जाएगा एक कोशिका की वृद्धि अथवा पौधे के एक अंग की वृद्धि अथवा पूर्ण पौधे की वृद्धि सदैव एक समान नहीं होती। प्रारंभिक धीमा वृद्धि काल में वृद्धि की दर पर्याप्त धीमी होती है। तत्पश्चात यह दर तीव्र हो जाती है और उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाती है। इसे मध्य तीव्र वृद्धि काल कहते हैं, ठीक है। आगे की बात करें हम लोग तो इसके पश्चात यह दर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में स्थिर हो जाती है। इसे अंतिम धीमा वृद्धि काल कहते हैं। इसे ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं। इसमें सूत्री विभाजन से बनी दोनों संतति यानी कि कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका विभाजन का अनुकरण करती है और इसी प्रकार विभाजित होने की क्षमता बनाए रखती है, ठीक है। यद्यपि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि दर धीमी होकर स्थिर हो जाती है। समय के प्रति वृद्धि दर को ग्राफ पर अंकित करने पर हम सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होता है। यह यश की आकृति का होता है। ज्यामितीय वृद्धि को गणितीय रूप से निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि पिक्चर बनाने का नहीं था इसलिए नहीं बनाए। W1 = W0 के पावर ERT है, जहाँ W1 है अंतिम आकार और माइनस भार, ऊंचाई, संख्या आदि। W0 बराबर है प्रारंभिक आकार वृद्धि के प्रारंभ में। R बराबर है वृद्धि दर, सापेक्ष वृद्धि दर। T बराबर है समय में वृद्धि। E बराबर है स्वाभाविक लघु गुणक का आधार, ठीक है। R बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक सापेक्ष वृद्धि दर है। यह पौधे द्वारा नई पादप सामग्री का निर्माण क्षमता को मापने के लिए है, जिसे एक दक्षता यानी कि सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। आइए अब आता है सिग्मॉइड वृद्धि वक्र। तो इसमें हम लोग देखते हैं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ज्यामितिक वृद्धि को 3 प्रावस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे प्रारंभिक धीमा वृद्धि काल, दूसरा है मध्य तीव्र वृद्धि काल और थर्ड है अंतिम धीमा वृद्धि काल।
यह वृद्धि दर समय के प्रति ग्राफ बनाए तो एस की आकृति का वक्र प्राप्त होता है। इसे सिग्मॉइड वृद्धि वक्र कहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर देंगे। है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। संपूर्ण एवं सापेक्ष वृद्धि दर उत्तर हो जाएगा पहला में। मापन और प्रति यूनिट समय में कुल वृद्धि को संपूर्ण या परम वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है। सेकेंड की बात करें तो किसी दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय में वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रदर्शित करना सापेक्ष वृद्धि दर कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 आता है यहाँ पे। प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 मुख्य समूहों के बारे में लिखें। इनके आविष्कार, कार्यकी, प्रभाव तथा कृषि या बागवानी में इनका प्रयोग के बारे में लिखें। देखिए क्वेश्चन समझिए कितना लॉन्ग है। प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 मुख्य समूहों के बारे में लिखें। इनके आविष्कार, कार्यकी, प्रभाव तथा कृषि और बागवानी में इनका प्रयोग के बारे में लिखें। तो ये देखने में आपको एक क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर 5 में देना होगा। ठीक, और ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग जाएगा। तो आप लोग समझिए कि जैसे हम इस क्वेश्चन का 5 आंसर लिख रहे हैं, ओके, तो आपको लॉन्ग नहीं लगेगा। तो उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामक पौधों की विभजोतकी कोशिकाओं और विकास करती पत्तियों एवं फलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिकों को पादप हार्मोन्स कहते हैं। ये अति सूक्ष्म मात्रा में परिवहन के पश्चात पौधों के अन्य अंगों यानी कि भागों में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। वेंट यानी कि 1928 में बताए थे, तो उनके अनुसार वृद्धि नियामक पदार्थों के अभाव में वृद्धि नहीं होती। तो उत्तर हो जाएगा, आगे है, पादप हार्मोन्स को हम निम्नलिखित 5 प्रमुख समूहों में बांट सकते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक अम्ल, पांचवा है एथिलीन। बात करते हैं हम लोग ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन सर्वप्रथम डार्विन ने, जो कि 1880 में देखा कि कैनरी घास के नवोद्भिद के प्रांकुरचोल एक तरफा प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं, परंतु प्रांकुरचोल के शीर्ष को काट देने पर यह एक तरफा प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता। बायसेन जॉनसन, जो कि 1910 में जन्म हुआ था और 1913 में मृत्यु हो गई थी, तो बायसेन जॉनसन ने कटे हुए प्रांकुरचोल को अगार के घनाकार टुकड़े पर रखा। कुछ समय पश्चात अगार के घनाकार टुकड़े को कटे हुए प्रांकुरचोल के स्थान पर रखने के पश्चात एक तरफा प्रकाश से प्रकाशित करने पर प्रांकुरचोल प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। वेंट यानी कि 1928, तो वेंट ने इसी प्रकार के प्रयोग जई के नवोद्भिद पर किए। उन्होंने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रांकुरचोल के शीर्ष पर बना रासायनिक पदार्थ अगार के टुकड़ों में आ गया था। ठीक है, बात करें आगे की, तो वेंट ने प्रांकुरचोल के कटे हुए शीर्ष को 2 अगार के टुकड़ों पर रखा, जिनके मध्य अभ्रक माइका की पतली प्लेट लगी थी। एक तरफा प्रकाश डालने पर रासायनिक पदार्थ का 65% भाग अप्रकाशित दिशा के टुकड़े में एकत्र हो जाता है और केवल 35% रासायनिक पदार्थ प्रकाशित दिशा के टुकड़े में एकत्र होता है। वेंट ने इस रासायनिक पदार्थ को ऑक्सीन नाम दिया। ऑक्सीन की सांद्रता तने में वृद्धि को प्रेरित करती है और जड़ में वृद्धि का संदमन करती है। ठीक है, ऑक्सीन के असमान वितरण के फलस्वरूप ही प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। केथेन थीमान ने ऑक्सीन को शुद्ध रूप में प्राप्त करके इसकी आणविक संरचना ज्ञात की। ठीक है, अब बात करें ऑक्सीन के कार्यकी प्रभाव एवं उपयोग की, तो पहला है प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन। ऑक्सीन की अधिक मात्रा तने के लिए वृद्धिवर्धक तथा जड़ के लिए वृद्धिरोधक प्रभाव रखती है। ठीक है, सेकेंड है शीर्ष प्रभाविता।
सामान्यतः पौधों के तने या शाखाओं के शीर्ष पर स्थित कलिका से स्रावित ऑक्सीन पार्श्वीय कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि का संदमन करते हैं। शीर्ष कलिका को काट देने से पार्श्वीय कलिकाएं शीघ्रता से वृद्धि करती है। चाय बागान में तथा चहारदीवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली हैज को निरंतर काटते रहने से झाड़ियाँ घनी होती है। थर्ड है विलगन। परिपक्व पत्तियां, पुष्प और फल विलगन पर्त के बनने के कारण पौधे से पृथक हो जाते हैं। ऑक्सीन जैसे IAA, IBA की विशेष सांद्रता छिड़काव करके अपरिपक्व फलों के विलगन को रोका जा सकता है। इससे फलों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है। 4 है अनिषेक फलन। अनेक फलों में बिना परागन और निषेचन के भी फल का विकास हो जाता है, जैसे अंगूर, केला, संतरा आदि में। बात करें आगे की, तो ये फल बीज रहित होते हैं। ऑक्सीन का वर्तिकाग्र पर लेपन करने से बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बीज रहित फलों में खाने योग्य पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। 5 है यहाँ पे खरपतवार निवारण। खेतों में प्रायः अनेक जंगली पौधे उग आते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। ये फल के साथ प्रतिस्पर्धा करके पैदावार को प्रभावित करते हैं। परंपरागत तरीके से निराई गुड़ाई फसल चक्र अपनाकर खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। 2,4-D नामक संश्लेषी ऑक्सीन का उपयोग करके एक बीजपत्री फसलों में उगने वाले द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। 6 है यहाँ पे कटे तनों पर जड़ विभेदन। अनेक पौधों में कॉलम लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ऑक्सीन जैसे IBA का उपयोग कॉलम के निचले सिरे पर करने से जड़ें शीघ्र निकल आती है। अतः ऑक्सीन का उपयोग मुख्यतः सजावटी पौधों को तैयार करने में किया जाता है। 7 है यहाँ पे प्रसुप्तता नियंत्रण। आलू के कंद तथा अन्य भूमिगत भोजन संचय करने वाले भागों की प्रसुप्त कलिकाओं के प्रस्फुटन को रोकने के लिए इन्हें कम ताप पर संग्रहित किया जाता है। ऑक्सीन का छिड़काव करके इन्हें कम ताप पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है। और सेकेंड है यहाँ पे जिबरेलिन। ठीक है। धान की फसल में बैकेन यानी कि फूलिश सीडलिंग नामक रोग एक कवक जिबरेला फ्यूजिकुरोई से होता है। इसमें पौधे अधिक लंबे, पत्तियां पीली लंबी और दाने छोटे होते हैं। कुरोसावा ने प्रमाणित किया, ये कोई आदमी थे वैज्ञानिक, कुरोसावा ने प्रमाणित किया कि यदि कवक द्वारा स्रावित रस को स्वस्थ पौधों पर छिड़का जाए तो स्वस्थ पौधा भी रोगी हो जाता है। याबुता और हयाशी ने, जो कि 1939 में बताया, कवक के रस से वृद्धि नियामक पदार्थ को पृथक किया और आगे इसे जिब्रेलिक यानी कि AGA नाम दिया गया। सबसे पहले खोजा गया जिब्रेलिन A3 है। अब तक लगभग 110 प्रकार के GA खोजे जा चुके हैं। अब बात करें हम लोग जिब्रेलिन का पादप कार्यकी पर प्रभाव एवं कृषि या बागवानी में महत्व। ये सेकेंड है, आपको 5 लिखना है। पहला है लंबाई बढ़ाने की क्षमता। जिब्रेलिन के प्रयोग से आनुवंशिक रूप से बौने पौधे लंबे हो जाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। लेकिन यह लक्षण उन्हीं पौधों तक सीमित रहता है जिन पर GA का छिड़काव किया जाता है। GA के उपयोग से सेब जैसे फल लंबे हो जाते हैं। अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ जाती है। गन्ने की खेती पर GA छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ जाती है। इससे फसल का उत्पादन 20 टन प्रति एकड़ बढ़ जाता है। आप लोग ध्यान देते चलेंगे। ठीक है। सेकेंड है पुष्पन पर प्रभाव। कुछ पौधों को पुष्पन हेतु कम ताप तथा दीर्घ प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। यदि इन पौधों पर GA का छिड़काव किया जाए तो पुष्पन सुगमता से हो जाता है। द्विवर्षीय पौधे एक वर्षीय पौधों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। GA के इस प्रभाव को बोल्टिंग प्रभाव, ध्यान देंगे आप लोग एक एक बात को, हम क्या बता रहे हैं,
बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग चुकंदर, गाजर, मूली, पत्ता गोभी आदि के पुष्पन के लिए किया जाता है। 3 है यहाँ पे अनिषेक फलन। जीए के छिड़काव से पुष्प से बिना निषेचन के फल बन जाता है। फल बीज रहित होते हैं। 4 है यहाँ पे जीर्णता या जरावस्था। तो हो जाएगा जीए फलों को जल्दी गिरने से रोकने में सहायक होते हैं। 5 है बीजों का अंकुरण। जीए बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। 6 है पौधों की परिपक्वता। जीए का छिड़काव करने से अनावृत बीजी पौधे शीघ्र परिपक्व होते हैं और बीज जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड था यहाँ पे साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं। एफ स्कूग तथा उसके सहयोगियों ने देखा कि तंबाकू के तने अंतर्स्पर्भ खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी बनता है जब माध्यम में ऑक्सिन के अतिरिक्त साइटोकाइनिन नामक बढ़ावा देने वाला तत्व मिलाया गया। इसका नाम काइनेटिक रखा। लेथम तथा सहयोगियों ने मक्का के बीज से ऐसा ही पदार्थ प्राप्त करके इसका नाम जिएटिन रखा। काइनेटिन और जिएटिन साइटोकाइनिन ही हैं। ठीक है, बात करें आगे की तो साइटोकाइनिन का कार्यकीय प्रभाव एवं महत्व। पहला है ये पदार्थ कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। सेकेंड है यहाँ पे ये जीर्णता को रोकते हैं। विभाजन के अतिरिक्त साइटोकाइनिन पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। यदि तंबाकू की कोशिकाओं का संवर्धन शर्करा तथा खनिज लवण युक्त माध्यम में किया जाए तो केवल कैलस ही विकसित होता है। ठीक है, यदि माध्यम में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अनुपात बदलता रहे तो जड़ अथवा प्ररोह का विकास होता है। संवर्धन के प्रयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए लाभदायक है क्योंकि नई किस्म के पौधे उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन लाभदायक है। बात करें 4 है यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल। तो कॉर्न्स एवं एडिकोट ने कपास के पौधे की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ एब्सिसिन प्राप्त किया। इस पदार्थ को किसी पौधे पर छिड़कने से पत्तियों का विलगन हो जाता है। वेयरिंग यानी कि 1963 ने एसर की पत्तियों से डोरमीन प्राप्त किया। ठीक है, एसर की पत्तियों से क्या प्राप्त किया तो डोरमीन। यह बीजों के अंकुरण और कलिकाओं की वृद्धि का अवरोधन करता है। इन दोनों पदार्थों को एब्सिसिक अम्ल कहा गया। अब बात करें हम लोग एब्सिसिक अम्ल का कार्यकीय प्रभाव एवं महत्व की तो यहाँ पे हो जाएगा विलगन। यह पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है। सेकेंड है कलिकाओं की वृद्धि एवं बीजों का अंकुरण। यह कलिकाओं की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। ठीक है, आगे है थर्ड जीर्णता। यह जीर्णता को प्रेरित करता है। 4 है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन नियंत्रण। यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। इसका उपयोग कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, 5 है यहाँ पे कंद निर्माण। आलू में कंद निर्माण में सहायता करता है। 6 है यहाँ पे कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण। एब्सिसिक अम्ल कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण को अवरुद्ध करता है। आगे है यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल बीजों को प्रसुप्ति के लिए प्रेरित करने और शुष्क परिस्थितियों में पौधे का बचाव करता है। ये 4 हो गया और ये 5वां है एथिलीन। उत्तर हो जाएगा एथिलीन। वर्ग यानी कि 1962 में वर्ग ने एथिलीन को पादप हार्मोन सिद्ध किया। यह मुख्यतः पकने वाले फलों से निकलने वाला गैसीय हार्मोन होता है। एथिलीन का कार्यकीय प्रभाव एवं महत्व। पहला है यहाँ पे पुष्पन। यह सामान्यतः पुष्पन को कम करता है लेकिन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है। और यहाँ पे है विलगन। यह पत्ती पुष्प तथा फलों के विलगन को तीव्र करता है। थर्ड है पुष्प परिवर्तन। कुकर बिटेसी कुल के पौधों में एथिलीन यानी कि नर पुष्पों की संख्या को कम करके मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ता है। ठीक है, कम करके मादा पुष्पों की संख्या को यहाँ पे बढ़ाता है। हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बढ़ाता है कर दीजिएगा। 4 है यहाँ पे फलों का पकना। यह फलों को पकाने में सहायक होता है।
आम, केला, अंगूर आदि फलों को पकाने के लिए इथेनॉल का प्रयोग औद्योगिक स्तर पर किया जा रहा है। इससे पके फल प्राकृतिक रूप से पके फलों के समान होते हैं। इथेनॉल से एथिलीन गैस निकलती है। ओके, प्रश्न संख्या अब 5 आता है, जो कि उसके 4 का अगला क्वेश्चन है। दीप्तिकालिता तथा वसंतीकरण क्या है? इनके महत्व का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। दीप्तिकालिता तथा वसंतीकरण का वर्णन निम्न है उनके महत्वों के साथ। ठीक है, बात करें पहले दीप्तिकालिता की, तो पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार के अवधि पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी सापेक्षिक अवधि पर निर्भर करता है। तो इसे इस प्रकार की घटना को दीप्तिकालिता कहते हैं। अब बात करें हम लोग दीप्तिकालिता के महत्व की, तो जैसा कि कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, जबकि दूसरे पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, जिससे कि दोनों तरह के पौधों में पुष्पन की शुरुआत हो सके। ठीक है, बात करें आगे की, तो पहले तरह के पौधों के समूह को अल्प प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं तथा बाद वाले पौधों को दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। ठीक है, तथा बाद वाले पौधों को दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधा कहते हैं। ये 2 बार लिखा चुका है, इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, 2 बार लिखा गया है, गलती से आप लोग मैनेज कीजिएगा। तथा बाद वाले पौधों को दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे पौधों एक सेकेंड ऐसे पौधों को तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। ठीक है, बात करें आगे की, यानी कि वसंतीकरण की, तो पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। वसंतीकरण कम ताप काल में पुष्पन के प्रोत्साहन को कहते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो वसंतीकरण के महत्व। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, भोजन वाले पौधे गेहूं, जौ तथा राई की 2 किस्में होती है। जाड़े तथा वसंत की किस्में। वसंत की किस्में साधारणतया वसंत में बोई जाती है, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती एवं फलती है। जाड़े की किस्में यदि बसंत में बोई जाती है तो वह मौसम के पहले न तो पुष्पित होती है और न फलती है, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती है। ये अंकुरित होते हैं और नवोद्भिदों के रूप में जाड़े को बिताते हैं, फिर बसंत में फूलते एवं फलते हैं तथा मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन कहते हैं, क्यों? उत्तर हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य प्रस्तुति तथा विलयन का नियमन है। यह पादप वृद्धि निरोधक है। यह बीज के अंकुरण को रोकता है, रंध्र के बंद होने को उत्तेजित करता है तथा विभिन्न प्रकार के तनावों को झेलने की क्षमता पौधों को देता है, अतः इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 आता है, उच्च पादपों में वृद्धि एवं विभेदन खुला होता है, टिप्पणी करें। उत्तर हो जाएगा, पौधों में वृद्धि विशिष्ट प्रकार से होती है, क्योंकि जीवन पर्यंत उनमें वृद्धि की क्षमता होती है। ऐसा उनके विभेदक ऊतकों की स्थिति के कारण होता है, अतः इसे खुला वृद्धि व विभेदन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 आता है, अल्प प्रदीप्तकाली पौधे और दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे किसी एक स्थान पर साथ साथ फूलते हैं, विस्तृत व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा, अल्प प्रदीप्तकाली पौधों में निर्णायक दीप्तिकाल प्रकाश की वह अवधि है जिस पर या इससे कम प्रकाश अवधि पर पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं, परंतु उससे अधिक प्रकाश अवधि में पौधा पुष्प उत्पन्न नहीं कर सकता। आगे यहाँ पे दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों में निर्णायक दीप्तिकाल प्रकाश की वह अवधि है जिससे अधिक प्रकाश अवधि पर पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं, परंतु उससे कम प्रकाश अवधि में पुष्प उत्पन्न नहीं होते। अतः अल्प प्रदीप्तकाली पौधों और दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों में विभेदन उनमें निर्णायक दीप्तिकाल से कम अवधि पर पुष्पन होना अथवा अधिक अवधि पर पुष्पन उत्पन्न होने के आधार पर किया जाता है।
ठीक है। आगे है, दो जातियों के पौधे समान अवधि के प्रकाश में पुष्प उत्पन्न करते हैं, परंतु उनमें से एक अल्प प्रदीप्तकाली पौधा तथा दूसरा दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा हो सकता है। जैसे जैंथियम का निर्णायक दीप्ति काल 15.1/2 यानी कि 15.5 घंटे है और हाइयोसाइमस नाइजर का निर्णायक दीप्तिकाल 11 घंटे है। दोनों पौधे 14 घंटे की प्रकाशीय अवधि में पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं। इस आधार पर जैंथियम अल्प प्रदीप्तकाली पौधा है, क्योंकि यह निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाशीय अवधि में पुष्पन करता है, तथा हाइयोसाइमस नाइजर दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा है, क्योंकि यह निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश अवधि में पुष्पन करता है। प्रश्न संख्या 9 है, अगर आपको ऐसा करने को कहा जाए तो एक पादप वृद्धि नियामक का नाम दें। उत्तर हो जाएगा, इसमें प्रश्न दिया गया है क किसी टहनी में जड़ पैदा करने हेतु, तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीन। ठीक है। ख है यहाँ पे, फल को जल्दी पकाने हेतु, तो क्या काम आता है, तो एथिलीन। ग है यहाँ पे, पत्तियों की जरावस्था को रोकने हेतु, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। और घ है यहाँ पे, कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि कराने हेतु, तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीन यानी कि साइटोकाइनिन। ठीक है। और है यहाँ पे, एक रोजेट पौधे में वोल्ट हेतु, तो उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन। च है, पत्तियों के रंध्र को तुरंत बंद करने हेतु, तो उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, क्या एक पर्णहरित पादप दीप्तिकालिता के चक्र से अनुक्रिया कर सकता है? यदि हाँ या नहीं तो क्यों? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रकाश अंधकार काल का अनुभव पत्तियां करती है। इनमें बनने वाला फ्लोरिजन तना कलिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती है जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्ति काल में अनावृत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्लोरिजन हार्मोन पुष्पन के लिए उत्तरदायी है। ओके। प्रश्न संख्या 11 आता है, क्या हो सकता है अगर कह GA3 यानी कि GA3 को धान के नवोद्भिद पर दिया जाए, तो उत्तर हो जाएगा धान के पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है। ख है यहाँ पे, विभाजित कोशिका विभेदन करना बंद कर दे, उत्तर हो जाएगा कोशिका विभेदन के रुक जाने से संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। ग है यहाँ पे, एक सड़ा फल कच्चे फलों के साथ मिला दिया जाए, तो उत्तर हो जाएगा कच्चे फल तेजी से पक जाएंगे। ठीक है। घ है यहाँ पे, अगर आप संवर्धन माध्यम में साइटोकिनिस डालना भूल जाएं, तो उत्तर हो जाएगा, यदि संवर्धन माध्यम में साइटोकिनिस डालना भूल जाए तो कोशिका विभाजन, वृद्धि व विभेदन पर असर पड़ेगा। कोशिकाओं का जो केलस बनता है, उनमें विभेदन न होने से कलिकाएं नहीं बन सकती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब एंड हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कीजिएगा तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF और नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।